नमस्कार दोस्तों। हम क्लास 7 के एनसीईआरटी के साइंस की बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम जो किशोरावस्था होती है, उस किशोरावस्था में हमारे शरीर में किस तरीके के परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात करेंगे। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। तो एडोलेसेंस के एज में आपके शरीर में बहुत सारे विजिबल और मतलब दिखने वाले परिवर्तन और बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो आपके शरीर के अंदर होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये परिवर्तन किसी भी व्यक्ति को एक वयस्क बनने में बहुत मदद करते हैं। तो इस इन सारे परिवर्तनों के बारे में हम बात आज करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, जंतुओं का जो विकास है उसी तरीके से होता है जिस तरीके से एक पादप का विकास होता है। अगर एक पादप के विकास की बात करें तो सबसे पहले एक बीज होता है। इस बीज में क्या होता है? इस बीज का अंकुरण होता है। अंकुरण होने के बाद वो जो बीज है वो फिर एक नवोद्भिद पौधे में तब्दील हो जाता है और फिर ये नवोद्भिद पौधा जो है वो एक तरुण पादप में बदलता है और फिर ये तरुण पादप जो है एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है या बड़ा पौधा बन जाता है। तो इस तरीके से एक पादप की विकास यात्रा होती है। तो जो जंतु हैं, जंतुओं में भी बचपन से लेके मरने तक, यानी कि जन्म से लेके मरने तक जो विकास है वो अलग-अलग चरण में होता है। तो हम आज अपने जन्म से मृत्यु तक के बीच की जो एक अवस्था है जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, जो कि आप देखेंगे कि बचपन की अवस्था और वयस्क होने की अवस्था के बीच की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो किशोरावस्था के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बाल्यावस्था यानी बचपन की अवस्था और जो वयस्क अवस्था होती है उसके बीच की अवस्था होती है। दरअसल जो आप 10 से 19 वर्ष के बीच की जो अवस्था देखते हैं उसी को हम किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था की दोस्तों खासियत यह है कि इस अवस्था में जो वृद्धि होती है शरीर की और जो हमारे शरीर का विकास होता है, ये दोनों ही बहुत द्रुत होता है, बहुत तेज होता है। तो इस अवस्था में आपको कई सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लेकिन देखिए, जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हमारे शरीर की वृद्धि शुरू हो जाती है। लेकिन किशोरावस्था की खासियत यह है कि किशोरावस्था में जो भी वृद्धि और विकास होता है ये बहुत तेज होता है। तो इस वजह से किशोरावस्था में हुई वृद्धि हमें आसानी से दिख जाती है। तो अगर हम प्रमुख परिवर्तनों की बात करें जो आपको किशोरावस्था में देखने को मिलती है, तो उसमें सबसे पहला है लंबाई और भार में वृद्धि। तो किशोरावस्था में आप देखेंगे कि हमारे लंबाई और भार में बहुत तेज वृद्धि होती है। हालांकि जो मैंने आपको बताया कि लंबाई जो है वो बचपन के मतलब बचपन से ही बढ़ने लग जाती है, जन्म के साथ ही बढ़ने लग जाती है। जो आपका भार है उसमें भी वृद्धि जन्म के साथ ही होने लग जाती है, लेकिन लंबाई और भार में जो वृद्धि है वो किशोरावस्था में काफी तेज हो जाती है। ठीक बात है। और इस वजह से लंबाई और भार की वृद्धि ज़्यादा आसानी से हमें दिख पाती है। फिर दूसरा जो परिवर्तन है वो है शरीर की संरचना में परिवर्तन। शरीर की संरचना में अगर हम परिवर्तन की बात करें तो जो लड़के हैं उनके भार में वृद्धि होती है और इसकी वजह से उनका जो सीना है, यानी शरीर का संरचना की बात करें तो उनका सीना जो है वो ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। फिर उनका जो कंधा है वो कंधे भी अब थोड़े से ज़्यादा और चौड़े हो जाते हैं। ठीक बात है। वहीं लड़कियों के शरीर में भी आपको लंबाई और भार में परिवर्तन देखने को मिलेगा और बहुत सारे दूसरे परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। उनके चेस्ट में भी आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो उसके इन दोनों परिवर्तनों के अलावा फिर आप देखेंगे किशोरावस्था में आपकी आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, माफ़ कीजिएगा, आपकी आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। आवाज़ में परिवर्तन कहने का मतलब कि हमारे गले में जो एक वाक्य यंत्र है, वो हमें बोलने में बहुत मदद करता है। अब इस वाक्य यंत्र में वाक यंत्र का जो क्षेत्र है, वहाँ पे आप देखेंगे एक गले में थोड़ा-सा ऐसे उभार सा आ जाता है आपके गले में इस तरीके से। हम इस उभार को कंठमणि यानी एडम्स एप्पल कहते हैं। तो जो एडम्स एप्पल है, वो आपको किशोरावस्था में ही निकलता हुआ दिखता है। हालाँकि आप देखेंगे कि किसी-किसी व्यक्ति में ये जो एडम्स एप्पल है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। वो बहुत आसानी से दिख जाता है। लेकिन किसी-किसी व्यक्ति में जो एडम्स एप्पल होता है वो काफ़ी छोटा भी होता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे लड़कियों का जो एडम्स एप्पल होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखता। अब इस वजह से उनकी चूँकि उनकी एडम्स एप्पल का उभार बहुत ज़्यादा नहीं होता, उनका आकार बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए लड़कियों की आवाज़ में आपको मतलब सामान्यतः परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन लड़कों की आवाज़ में आपको परिवर्तन बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। इसके अलावा किशोरावस्था में आपको शरीर के अलग-अलग भागों में बालों का आना भी एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप देखेंगे आपके सीने पे बाल आने लग जाएँगे। फिर जो आपके आर्मपिट होते हैं, जो बगल होता है ना? उसमें आपको बाल आने लग जाएँगे। फिर आपको प्यूबिक हेयर भी आने लग जाता है। तो किशोरावस्था में ही शरीर के अलग-अलग भागों में बाल आने लग जाते हैं। अब देखिए, बाल का स्थान
जो है और बाल के आने का समय, इस सब में आपको परिवर्तन देख मतलब भिन्नता देखने को मिल सकती है। पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो सकता है, जो टाइमिंग है वो। तो उसके बाद आप देखेंगे किशोरावस्था में फिर आपके चेहरे की त्वचा में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। दरअसल किशोरावस्था में हमारे चेहरे से बहुत ज़्यादा तेल निकलता है और इस तेल की वजह से आपको मुहासे यानी कि पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में ये सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसके पीछे क्या ज़िम्मेदार है, आगे मैं आपको बताऊँगा हॉर्मोन्स के बारे में, कि ये हॉर्मोन्स जो हैं, ये हॉर्मोन्स इन सारे परिवर्तनों के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपके शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो बिल्कुल ही सामान्य सी चीज़ है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों, कि अलग-अलग व्यक्तियों में मैंने जितने भी परिवर्तन की बात की, इस परिवर्तन में भिन्नता आपको दिख सकती है, जो कि बिल्कुल ही सामान्य बात है। क्योंकि ये जो भिन्नताएँ हैं, ये भिन्नताएँ कई चीज़ों पर निर्भर करती हैं। इस और इसकी समयावधि में भी आपको अंतर देखने को मिल सकता है। हो सकता है किसी को 12 वर्ष की उम्र में ही ये सारी जो परिवर्तन है वो दिखने लग जाते हैं ज़्यादातर। फिर उसके बाद किसी को 16 वर्ष तक आते-आते ये परिवर्तन दिखते हैं। तो समयावधि में भी अंतर होता है और इन परिवर्तनों में भी आपको भिन्नता देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही सामान्य बात है। अगर किसी में अगर किसी भी व्यक्ति में इन सारे परिवर्तनों में कोई देरी होती है या कोई जल्दी होती है, तो ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। फिर उसके बाद इनमें से बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं दोस्तों, जिनको हम द्वितीय लैंगिक विशेषताएं कहते हैं। द्वितीय लैंगिक विशेषताएं हम इन्हें इसलिए कहते हैं कि हम इन विशेषताओं के माध्यम से स्त्री और पुरुष में तो भेदभाव कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसी विशेषताएं हैं जो कि जनन की प्रक्रिया में प्रत्यक्षतः सम्मिलित नहीं है। इसलिए हम इनको द्वितीयक कहते हैं, प्राथमिक नहीं कहते। जैसे आप देखेंगे, आपको आवाज में परिवर्तन जो है उससे आप स्त्री और पुरुष इन दोनों में फर्क कर सकते हैं। सामान्य परिस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक बात है। इसके बाद फिर चेहरे और सीने पर जो बालों का उगना है, ये सारे ऐसे परिवर्तन हैं जिससे स्त्री और पुरुष में तो भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आवाज में परिवर्तन का जनन की प्रक्रिया से कोई लेना देना है? नहीं है। सीने में बाल उगने का कोई जनन की प्रक्रिया से लेना देना है? नहीं है। तो जो किशोरावस्था है, इसमें आपको द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं काफी सारी दिखती हैं और ये बताती हैं कि यौवनारंभ हो रहा है, यौवन का आरंभ हो रहा है। तो यौवनारंभ क्या है? दोस्तों, यौवनारंभ ऐसी अवस्था है जिसमें किसी भी व्यक्ति के शरीर में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन उस व्यक्ति को जनन करने में सक्षम बनाता है। इसका मतलब ये है कि जो पुरुष और स्त्री दोनों के शरीर में आपको कुछ परिवर्तन यौवनारंभ में देखने को मिलता है और ये परिवर्तन पुरुष और स्त्री इन दोनों को जो जनन है उस जनन को करने में सक्षम बनाता है। ठीक बात है। तो अब मैंने आपसे बात की कि जो किशोरावस्था है, ये किशोरावस्था में आपको हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये यौवनारंभ को बताता है। तो यौवनारंभ में चूंकि जनन करने की क्षमता विकसित होती है, तो जनन करने की क्षमता विकसित करने वाले परिवर्तन कौन-कौन से हैं, इसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। लड़कियों में विशेष करके इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, इसको हम देखें। लड़कियों में जो सबसे प्रमुख परिवर्तन होता है, वो होता है उनका पीरियड्स। इसको बहुत सारे नाम से भी जाना जाता है, इसको माहवारी भी कहते हैं, फिर जब अब देखेंगे इसको मासिक धर्म भी कहते हैं। तो बहुत सारे इसके अलग-अलग नाम हैं। तो लड़कियों में सबसे पहले आपको पीरियड्स देखने को मिलेगा। पीरियड्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये 28 से 30 दिनों में नॉर्मली आपको लड़कियों में आता हुआ दिखता है और कभी-कभी ये जो 28 से 30 दिन का सर्कल है, ये आपको 21 से 35 दिनों का भी हो जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत पीरियड्स के साइकिल में फ्लक्चुएशन होता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। फिर पीरियड्स में आपको देखेंगे 3 से लेके 7 दिनों तक, किसी में 3 दिन तक, किसी में 2 दिन तक, किसी में 7 दिन तक। ये वेरिएबल है, ये जो है वेरी करता रहता है। तो 3 से 7 दिनों की अवधि तक जो रक्तस्राव है वो होता रहता है और 45 से 55 वर्ष की उम्र तक आते-आते रक्तस्राव बंद हो जाता है। अब ये जो रक्तस्राव हो रहा है, ये इस बात की ओर दर्शाता है कि लड़कियों में जो जनन करने की क्षमता है, वो सही तरीके से आगे बढ़ रही है। लड़कियों के जो जननांग है, वो सही तरीके से विकसित हो रहे हैं। तो पीरियड्स का आना कोई भी ऐसा, जैसे हमारे समाज में इसको ऐसा मान लिया गया है कि ये एक अभिशाप की तरह मान लिया गया है। तो ये कोई अभिशाप नहीं है, ये बिल्कुल ही एक प्राकृतिक परिवर्तन है जो कि लड़कियों में होता है और जो लड़कियों को जनन करने में सक्षम बनाता है। ठीक बात है। तो बहुत सारे अभी ऐसे हमारे जो है सोसाइटी में अभी भी हमारे ऐसे लोग हैं जो कि पीरियड्स को एक बिल्कुल टैबू की तरह देखते हैं। पीरियड्स के बारे में उनके दिमाग में अभी भी बहुत सारी गलत जो है धारणाएं बनी हुई हैं। तो हमें अपने स्कूल में, हमें अपने कॉलेजेस में इन सारे
जो भी जनन की क्षमता को विकसित करने वाले परिवर्तन हैं, इन परिवर्तनों से संबंधित जो भी ज़रूरी बातें हैं, वो हमें स्कूल में बच्चों को बतानी चाहिए, ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि ये पीरियड्स कोई अननेचुरल प्रोसेस नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि लड़कियों में उनको जनन करने की क्षमता विकसित करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक बात है? तो ये हमने देखा। तो जनन को इंगित करने वाले कुछ परिवर्तन में हमने सबसे पहले क्या देखा? लड़कियों में होने वाले परिवर्तन। अब आप देखेंगे कि किशोरावस्था में आपको बहुत सारे संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। इसका मतलब जो किशोरावस्था में आपको संवेग है, जो इमोशंस है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। इसमें आप कोई भी चीज़ के बारे में बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, आप उत्तेजित जल्दी हो जाते हैं, और फिर आपके अंदर जो संवेग पैदा होता है, वो आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो संवेगात्मक और व्यवहारगत जो परिवर्तन होते हैं, ये दोनों आपस में संबंधित होते हैं। इस अवस्था में मैंने आपको बताया कि जो संवेग होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, और ये हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पे इस अवस्था में अगर आप किसी वंचित या किसी अभावग्रस्त लोग को देखेंगे, अगर आपने किसी भिखारी को देखा, किसी गरीब को देखा, तो हो सकता है आपके मन में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्नेह की भावना आए, बहुत ही ज़्यादा आप उसको उसके लिए कुछ कर गुज़रना चाहें, ऐसे ऐसे मन में भी आपकी भावना आ सकती है। फिर आपको इसी अवस्था में आप देखेंगे कि अलग-अलग क्षेत्रों में रुचि विकसित होती है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किशोरावस्था में जो संवेग है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। शरीर में बहुत तरीके के परिवर्तन हो रहे होते हैं, और ये परिवर्तन हमारे संवेग को, हमारे इमोशंस को आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि किशोरावस्था में जो है वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, और किशोरावस्था में हम किस तरीके से अपने आप को एक अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूँगा। लेकिन अभी तक हमने दोस्तों जितने भी परिवर्तन की बात की, आखिरकार किशोरावस्था में ये सारे परिवर्तन क्यों होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारे शरीर में किशोरावस्था में एक रसायन स्रावित होता है, जिसको हम कहते हैं हॉर्मोन्स। इन्हीं हॉर्मोन्स के कारण हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन के बारे में मैंने आपसे बात की, वो सारे परिवर्तन होते हुए दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हार्मोन्स हैं, हमारे किशोरावस्था के सारे परिवर्तन के लिए ज़िम्मेदार हैं। अब ये हार्मोन्स आपको अलग-अलग अंगों से मुक्त होते दिखते हैं, और ये तब मुक्त होते हैं जब मस्तिष्क इनको संकेत देता है। यानी कि दिमाग जब इसको बोलता है, सही समय आ गया है, आप मुक्त हो जाइए, तो ये हार्मोन्स जो है वो मुक्त होते हैं, और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमारे मूड्स में आपको देखो स्विंग्स देखने को मिलते हैं। किशोरावस्था में आप में जो भी इमोशंस आते हैं, जो भी फीलिंग्स आती है, वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आती है। अब ये हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये शरीर के वृद्धि और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे शरीर में किस जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत है, मस्तिष्क उसको संकेत देता है, और फिर ये हार्मोन्स जो है उनका स्रावन होता है, और फिर हार्मोन्स स्रावित होने के बाद हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन के बारे में, कौन-कौन से परिवर्तन होते हैं। फिर इन सारे परिवर्तनों के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर इन परिवर्तनों में कोई भी समय की देरी हो या समय की जल्दबाज़ी हो, इन दोनों स्थितियों में ये बहुत ही सामान्य सी बात है। कोई भी परिवर्तन आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिले, या कोई परिवर्तन आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिले, तो ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि किशोरावस्था में जनन करने की जो क्षमता होती है वो विकसित होती है, और इसी क्षमता के परिवर्तन के रूप में हम देखते हैं पीरियड्स आपको देखने को मिलेगा, जो लड़कियों में देखने को मिलता है। अब इस पीरियड्स के बारे में मैंने आपसे बात की कि इसमें इसकी क्या-क्या विशेषता होती है। ये 28 से 30 दिनों का एक साइकिल होता है, जो हर महीने में होता है। ठीक बात है? फिर इसके बारे में हमारे समाज में जो एक धारणा बनी हुई है कि ये गलत चीज़ है, उस धारणा को खंडित करने के लिए हम अपने स्कूल्स में, हम अपने कॉलेजेस में, अपने जो बच्चों के सिलेबस हैं, उन सारे बच्चों को इसके बारे में बता सकते हैं कि ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है, इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है, और ये जो लड़कियां हैं, उनको जनन करने की क्षमता विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं, उनके लिए हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने किशोरावस्था को सुखद बनाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। ठीक बात है? तो चूंकि देखिए, किशोरावस्था जो होता है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन बहुत ही तेज होते हैं। और इस तेज परिवर्तन के कारण हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, उस पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आते हैं। तो इस परिवर्तन में हमें अपने अपना ख़्याल रखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं कि हम किशोरावस्था में हमारी जो पोषण संबंधी आवश्यकताएँ हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम ज़रूर करें। उदाहरण के लिए, हम जैसे कैल्शियम और प्रोटीन और वसा, इन सब की प्राप्ति के लिए हम अपने खाने की चीज़ों में दूध को शामिल कर सकते हैं।
है ना। जो दही है, उस पनीर है, इन सब चीज़ों को शामिल कर सकते हैं ताकि ताकि हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, हड्डियों की वृद्धि बहुत अच्छे तरीके से हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो इतना तेज होता है कि आसानी से दिख जाता है। तो चूंकि शारीरिक विकास जब हो रहा है, हमारे शरीर के ढांचे में परिवर्तन हो रहा है और ढांचा हड्डियों का बना है, तो हड्डियों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और हड्डियों में होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए हम दूध खा सकते हैं, जो मिलेट्स हैं वो खा सकते हैं, दही, पनीर, चीज, ये सब चीजें खा सकते हैं। फिर हमें प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। इसीलिए जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं हम उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं, शरीर का निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ भी कहते हैं। फिर हमारे शरीर में मिनरल्स यानी कि कुछ जो खनिज हैं, खनिज तत्वों की भी ज़रूरत होती है, जो कि आप देखेंगे जैसे जो आयरन है, आयरन हमारे शरीर में रक्त बनने में बहुत मददगार होता है। तो आयरन के लिए हम पालक खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, सूखे मेवे इवन खा सकते हैं और किशमिश, अंजीर, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। अब देखिए, हमारे शरीर में आप देखेंगे एक विटामिन बी 12 होता है। तो विशेषकर लड़कियों में जो लौह तत्व और विटामिन बी 12 है, इसकी कमी होती है और इसकी वजह से कई सारे रक्त संबंधी उनको समस्याएं देखने को मिलता है। तो हमारे शरीर में जो विटामिन बी 12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामाइन, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, कोबालामीन, या इसको कोबालामाइन भी कहते हैं। इसका नाम है साइनोकोबालामीन। तो ये विटामिन बी 12 हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे ये जो हमारे रक्त संबंधी स्वास्थ्य विकार है उससे हमको बचाए रखता है। विटामिन बी 12 के और भी कई सारे काम हैं। तो विटामिन बी 12 के बारे में यहाँ पे एक वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है जिनका नाम है डोरोथी हॉजकिन। इन्होंने विटामिन बी 12 की संरचना का पता लगाया था और इसी वजह से इनको 1964 में रसायन का जो है उस नोबेल मिला मिला था, और ये रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बनी थी। अब हमारे शरीर को कार्य करने के लिए विटामिन बी 12 की बहुत जरूरत होती है। अब अधिकांश विटामिन जो है वो हमारे शरीर में नहीं बनते, हमें बाहर से उस विटामिन को अपने शरीर में देना पड़ता है। और विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर को लड़ने में मदद करते हैं। ये हमारे शरीर में जो रक्त की संरचना होती है, रक्त की संरचना में बहुत मददगार साबित होते हैं। जो रक्त का थक्का बनना हो, बहुत सारी चीजें हैं रक्त से संबंधित, उसके लिए विटामिन बी 12 बहुत जरूरी होता है। तो जाहिर सी बात है, चूंकि हमारे शरीर में ये विटामिन नहीं बनते हैं, विटामिन बी 12 भी नहीं बनता है, तो हमें बाहर से प्राप्त करना चाहिए। तो विटामिन बी 12 के स्रोतों की अगर हम बात करें, जिनको खा के हम अपने शरीर में विटामिन बी 12 की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, उसमें आपको दो तरीके के स्रोत देखने को मिलेंगे। एक तो आपको पशु उत्पाद देखने को मिलेगा और दूसरा डेयरी उत्पाद देखने को मिलेगा। तो इन दोनों उत्पादों के माध्यम से हम अपने शरीर में विटामिन बी 12 की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। पशु उत्पाद में आप मांस खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं। वहीं डेयरी उत्पाद की बात करें तो आप इसमें दूध, दही, पनीर, ये सारी चीजें खाएंगे तो आपके शरीर में विटामिन बी 12 की जो कमी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक बात है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किशोरावस्था में सुखद अपने जीवन को सुखद बनाए रखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम जो पोषण संबंधी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें, क्योंकि इस अवस्था में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के साथ अपने शरीर की वृद्धि को बनाए रखने के लिए हमारे जो भी पोषण के लिए जरूरी चीजें हैं हम उसको खाएं। जो भी हमारे शरीर में पोषक तत्व जरूरी होते हैं, विटामिन के लिए जो चीज जरूरी है, प्रोटीन्स के लिए जो चीज जरूरी है, उन सारी जरूरी चीजों को हम ग्रहण करें ताकि इस अवस्था में हो रहे परिवर्तनों के साथ हम अपने आप को मैनेज कर पाए। ठीक बात है। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है व्यक्तिगत स्वच्छता। किशोरावस्था में मैंने आपको बताया कि विशेषकर लड़कियों में आपको पीरियड्स देखने को मिलता है। अब इस पीरियड्स के दौरान आपको बहुत सारा रक्तस्राव देखने को मिलता है। तो रक्तस्राव के समय आप देखेंगे कि अगर इस रक्तस्राव का अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया तो इस ब्लड के वजह से आपको इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको सैनिटरी पैड का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो सैनिटरी पैड का उपयोग करके भी हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रख सकते हैं, विशेषकर लड़कियां। तो सैनिटरी पैड के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो पैड है वो ब्लड को सोख लेता है और ये आपको इन्फेक्शन से बचाता है। लेकिन अगर आपने सैनिटरी पैड का यूज कर लिया है तो फिर ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि यूज करने के बाद उस सैनिटरी पैड को आप उचित तरीके से उसका निपटान भी करें। उसको कहीं भी ऐसे वैसे जगह पे ना फेंके, उसको कागज में लपेट के या उसका सही तरीके से एक अच्छी जगह पे जाके उसको फेंके, ताकि इसका जो इन्फेक्शन है, क्योंकि मैंने बताया उसमें रक्त होता है, तो इस रक्त की वजह से दूसरों को परेशानी ना हो, दूसरों में इन्फेक्शन ना फैले, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। इसके साथ साथ हाल ही में जो पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी पैड्स हैं उसका इस्तेमाल भी काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होता है, जैव निम्न निम्नीकरणीय होता है।
इसका मतलब ये कि ये जो पैड्स होते हैं, ये पैड्स थोड़े टाइम के बाद पर्यावरण में जो है वो डिग्रेड कर जाते हैं, वातावरण इसमें मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। और ये पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। तो हम व्यक्तिगत स्वच्छता के माध्यम से भी किशोरावस्था में अपने जीवन को सही तरीके से ले सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियां किशोरावस्था में करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि ये जो परिवर्तन है किशोरावस्था का वो बहुत तेज है। तो जाहिर सी बात है, हमारे शरीर में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे शरीर में इन परिवर्तनों से हमें लड़ने के लिए, इन परिवर्तनों को मैनेज करने के लिए आंतरिक बल बहुत ज़्यादा चाहिए। तो शारीरिक गतिविधियां अगर हम करेंगे, तो इससे हमारे आंतरिक बल में वृद्धि होगी। हमारी जो मनोदशा है, मनोदशा भी सुदृढ़ रहेगी, हम खुश रहेंगे। तो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से भी हम किशोरावस्था की जो अवस्था है, उस अवस्था में आप अच्छा एक जीवन लेके आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ किशोरावस्था में संतुलित सामाजिक जीवन भी बहुत जरूरी होता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे डिजिटलाइजेशन बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जो है ना। और फिर उसके बाद आप देखेंगे, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके पास भी आजकल फ़ोन आ गए हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का हम विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि किशोरावस्था में जो भी संवेगात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया कि आपके जो इमोशंस हैं, वो इमोशंस बहुत जल्दी ट्रिगर कर जाते हैं इस अवस्था में। तो उन सारे ट्रिगर होने वाले इमोशंस को काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हम उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो ऑनलाइन बातचीत होती है, और आजकल जो हमें ऑनलाइन धोखाधड़ी देखने को मिलती है, खासकर साइबर अपराध तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सरकार को कई सारे एक नई संस्थाएँ खोलनी पड़ रही है, कई सारी नवीन नीतियाँ बनानी पड़ रही है। तो इन सारी चीज़ों से लेके इन सारी चीज़ों के बारे में एक जागरूकता फैलाई जाए, ताकि जो भी किशोरावस्था में प्रवेश करने वाले नौजवान हैं, जो नवयुवतियाँ हैं, वो एक संतुलित सामाजिक जीवन जी सकें। इन सारे समस्याओं को अपने ढंग से निपटा के वो एक अच्छा जीवन लेके आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ दोस्तों, किशोरावस्था में हानिकारक पदार्थों से भी बचना चाहिए। सरकार ने इसके लिए नशा मुक्त भारत अभियान भी चलाया है। अब हानिकारक पदार्थों की खासियत ये होती है कि अगर आपने उसका सेवन एक बार करना शुरू कर दिया, तो ये फिर आपकी लत बन जाती है। आप उसका बार-बार सेवन करना चाहते हैं। तो ऐसे हानिकारक पदार्थों से बच के भी, हानिकारक पदार्थों को ना कह के भी आप किशोरावस्था में एक संतुलित जीवन जी सकते हैं, एक सुखद जीवन जी सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो लड़कियां हैं, उनको पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा स्वच्छता की ज़रूरत होती है। और हमारे समाज में चूँकि पीरियड्स को लेके एक टैबू बना हुआ है, एक दुर्भावना बनी हुई है, तो इसी दुर्भावना को दूर करने के लिए और मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने कई सारी पहलें की हैं। जैसे मासिक धर्म स्वच्छता योजना चलाया है। तो भारत सरकार ने जब इस योजना को चलाया, तो इसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र में किशोर लड़कियां थी, जो कि किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थी, उनको या तो बिना पैसे के या फिर कम दामों पर सैनिटरी पैड दिए जाते हैं। फिर जो लड़कियों को मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता होती है, उसके बारे में भी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ताकि इन पीरियड्स के दौरान ये जो महिलाएं हैं इन्फेक्शन से बच सके। पीरियड्स से जो भी खतरा हो सकता है, या पीरियड्स को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, उन सब के बारे में जागरूकता फैलाया गया मासिक धर्म स्वच्छता योजना के अंतर्गत। इसके अलावा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य है कि किशोरों के संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधारना। इसमें लड़कियों के लिए मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य स्वच्छता तो है ही, इसके साथ साथ इसमें कई सारे जो पुराने विद्यार्थी हैं, वो अपने नए साथियों को इन विषयों पर जानकारी भी देते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, हम एक स्वस्थ मनुष्य होने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। फिर आप देखेंगे, सुविधा सैनिटरी नैपकिन पहल है। इस पहल के अंतर्गत जो जन औषधि केंद्र होते हैं, वहां से सस्ते दामों पर जो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड होते हैं, यानी जो जैव नवीनीकरणीय सैनिटरी पैड होते हैं, ये ऐसे पैड्स होते हैं जो कि पर्यावरण में घुल जाते हैं, पर्यावरण में डिग्रेड हो जाते हैं, है ना, मिट्टी में मिल जाते हैं। ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। तो ऐसे पैड इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये जो पहल है, इसका उद्देश्य था कि जो महिला हैं और जो किशोर लड़कियां हैं, उन तक स्वच्छता संबंधी उत्पादों की सुगम पहुंच बनाना, ताकि ये भी मासिक धर्म जैसी समस्याओं से, और जो मासिक धर्म के समय स्वच्छता की ज़रूरत होती है, इन ज़रूरतों को आसानी से ये पूरा कर सके। फिर बहुत सारे राज्य स्तरीय पहल भी आपको देखने को मिलेंगे कि अलग-अलग राज्य सरकारों ने अपने कार्यक्रम चलाए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, कर्नाटक में शुचि योजना है, तमिलनाडु और ओडिशा में आपको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन योजना चल रही है। तो इन सारे जो कार्यक्रम है,
इन सारे कार्यक्रमों का उद्देश्य है सरकारी विद्यालयों में सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण, बिना पैसे के वितरण, ताकि जो भी मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता है इसके बारे में लोगों में जागरूकता आए और मासिक धर्म को लेके लोगों के मन में जो दुर्भावना बैठी हुई है वो दुर्भावना दूर हो और लोग इस बात को समझे कि ये एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें लड़कियों का ही फायदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। इस डिस्कशन में हमने कई सारी बातें की। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले हमने बात की किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था क्या होती है। इसमें हम इसके बाद हमने बात की कि इस किशोरावस्था में कौन-कौन से प्रमुख परिवर्तन हमें अपने शरीर में देखने को मिलते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि ये सारे परिवर्तन जो हैं वो अलग-अलग व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। इनकी मात्रा में हो सकती है भिन्नता, इनके समय में भिन्नता हो सकती है और ये भिन्नता बिल्कुल ही सामान्य है, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि इन विशेषताओं में से कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनको द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि किशोरावस्था में जनन क्षमता को इंगित करने वाले कुछ परिवर्तन होते हैं और इसमें हमने पीरियड्स के बारे में बात की जिसको मासिक मासिक धर्म भी कहते हैं। इसके बाद हमने किशोरावस्था में जो संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात की और फिर हमने बात की कि आखिरकार इन सारे परिवर्तनों के लिए जो जिम्मेदार हैं वो है एक रसायन जिसको हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि हम किस तरीके से किशोरावस्था में हो रहे परिवर्तनों को अच्छे से काउंटर कर सकते हैं और सुखद जीवन जी सकते हैं। सुखद जो है किशोरावस्था उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कई सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। जैसे हम किशोरावस्था में हो रहे परिवर्तनों से अपने शरीर को बचाने के लिए जो भी पोषण संबंधी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं। जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं उसके माध्यम से हम अपने आंतरिक बल में वृद्धि कर सकते हैं, अपनी मनोदशा को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे और जब हम ऑनलाइन बातचीत और जो धोखाधड़ी हो रहा है उसके बारे में जागरूक रहेंगे तो हम एक संतुलित सामाजिक जीवन को लेके आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ किशोरावस्था में चूँकि हमारे शरीर में उत्तेजना बहुत तेज़ होती है, तो उन इन उत्तेजनाओं से बचने के लिए हमें जो हानिकारक पदार्थ हैं उनसे बचना चाहिए ताकि हम इन उत्तेजनाओं के शिकार ना बनें और हानिकारक पदार्थों के माध्यम से हमें जो जो भी गलत चीज़ें हैं उनकी लत ना लग जाए। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे जो व्यक्तिगत स्वच्छता है मासिक धर्म के दौरान उसको बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग योजनाएं हैं सरकार की। तो उसके बाद फिर हमने विटामिन बी 12 के बारे में बात की कि विटामिन बी 12 के स्रोत क्या-क्या हैं, विटामिन बी 12 हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। फिर कौन-कौन से खाद्य स्रोत से कौन-कौन से पोषक हमें मिलते हैं, इसके बारे में भी मैंने बात की। तो आज की ये जो चर्चा थी, वो चर्चा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इससे आपके आगे की क्लासेस का बेस बन रहा है। ठीक बात है? जो भी साइंस के सवाल आप यूपीएससी में या किसी भी स्टेट पीसीएस में देखेंगे, उसमें आपको 80% से ज़्यादा सवाल सीधे के सीधे एनसीईआरटी से रहते हैं। तो मैं इसलिए आपसे बार-बार कहता हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से कवर कर लिया, तो आप मान के चलिए कि आपका 80% जो सिलेबस है, वो उसका बेस तैयार हो चुका है। ठीक बात है? तो दोस्तों, ये हमारा आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगले चैप्टर के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।